हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस का टॉपिक ह्यूमन डिजीज़ मतलब मानव रोग, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन डिजीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव रोग की परिभाषाएं। मानव रोग की परिभाषा, तो मनुष्य के शरीर में जब विभिन्न तंत्रों व अंगों के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति रोग कहलाती है। अर्थात जब मानव शरीर के जो अंग हैं और अपनी क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं या उन कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है तो शरीर की ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज़ कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर रोगों को दो प्रकार से बांटा गया है। तो पहला प्रकार है आनुवंशिक रोग और दूसरा है अर्जित या उपार्जित रोग। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन डिजीज़ को डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोगजनक क्या होता है। तो रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। तो वे कारक जो रोग को उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उनको रोगजनक कहते हैं। दूसरे कारक हैं जैविक कारक। वे कारक जो इस प्रकार हैं: बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज, जिनके द्वारा अनेक रोगों का संचरण होता है। तो ये कारक क्या कहलाते हैं? जैविक कारक। अब हम देखते हैं रोगवाहक की डेफिनेशन। तो रोगवाहक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वे कारक जो रोग को प्रसारित करने में सहायक होते हैं उन्हें रोगवाहक कहते हैं। जैसे कि संदूषित जल, संदूषित भोजन, संदूषित रुधिर, मच्छर, मक्खी और रोगी व्यक्ति का संपर्क। तो ये क्या हुआ? रोगवाहक, जो कि रोग को प्रवाहित करने में सहायक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रोगवाहक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? रोगजनक, जैविक कारक और रोगवाहक की परिभाषा, जो कि हमें इस चैप्टर के रोगों डिजीज़ के बारे में समझने में कि एक महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। अब हम देखते हैं कुछ भौतिक कारक जिनसे रोगों का संचरण होता है, जो कि रोगों को ट्रांसमिटेड करते हैं। तो जैसे कि इनमें आते हैं यूवी रेज, एक्स रेज, रेडियो एक्टिव रेज, फिनाइल एंड मस्टर्ड गैस आदि, जिनसे कि रोगों का संचरण होता है। ये कौन से कारक थे? भौतिक कारक थे। अब हम देखते हैं आनुवंशिक रोगों के बारे में विस्तार से। तो आनुवंशिक रोगों में ये निम्न रोग आते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये कौन से रोग थे? आनुवंशिक रोग थे। अब इन आनुवंशिक रोगों को हम देखेंगे एक एक करके डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आनुवंशिक रोगों की परिभाषा के बारे में। तो आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो जीन द्वारा संचरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो कि जीन द्वारा संचरित होते हैं, जिनका संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अर्थात अगर किसी बीमारी के लक्षण आपकी पहली पीढ़ी में है तो उस बीमारी के लक्षण आप अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये क्या हुए? आनुवंशिक रोग। तो अब हम देखते हैं पहला आनुवंशिक रोग जो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। अर्थात जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो खून लगातार बहता रहता है, अर्थात उसमें क्लॉट नहीं बन पाता, जिससे कि रक्त की कमी होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में व्यक्ति में 2 से 8 मिनट का समय लगता है।
अगर उस दौरान अगर किसी व्यक्ति में रक्त का क्लॉट नहीं बना तो वो रक्त लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और इस रोग का प्रमुख कारण है मनुष्य के अंदर मनुष्य के 8वें और 9वें गुणसूत्र की विकृति के कारण हीमोफीलिया होता है। तो इस जीन के कारण क्लॉटिंग कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बन सकता, जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है स्टूडेंट्स? वे कारक जो रक्त के स्कंदन में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि क्लॉटिंग में सहायक होता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ब्लीडर्स डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त लगातार बहता रहता है। तो हीमोफीलिया को सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया में खोजा गया था, तो इसलिए इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत विक्टोरिया में सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले पाया गया था, तो इसे क्या कहा गया? रॉयल डिजीज़ कहा गया। अब हम देखेंगे दूसरा आनुवंशिक रोग जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया होने का कारण क्या होता है कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण या तो दोषपूर्ण होता है या आरबीसी का निर्माण होता ही नहीं है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह रोग होता है। तो ये था थैलेसीमिया रोग। अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि तीसरा आनुवंशिक रोग है। इस आनुवंशिक रोग में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। तो इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, जिससे कि आरबीसी की संख्याएं कम हो जाती है और जिससे कि रक्त की कमी पाई जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में क्या होता है कि रक्त की कमी पाई जाती है। अब हम देखते हैं ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये ल्यूकेमिया डिजीज़ का कारण है इस आनुवंशिक रोग में व्यक्ति में 22वें गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, जिस कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इस दोष में WBC की संख्याएं अधिक हो जाती हैं, जिसके कारण ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है। अब हम देखते हैं वर्णांधता, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता, जिसका कारण है रेटिना पर शंकु का निर्माण दोषपूर्ण होना। तो रेटिना पर शंकु का निर्माण दोषपूर्ण होने की वजह से व्यक्ति में वर्णांधता पाई जाती है स्टूडेंट्स, और वो व्यक्ति लाल व हरे रंगों में विभेद भी नहीं कर पाता है, और जिससे व्यक्ति प्रकाश के रंगों में भी भेद नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। कभी कभी व्यक्ति के जीन में विकृतियाँ पाई जाती हैं। तो डाउन सिंड्रोम का कारण है मनुष्य के 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि हो जाती है, उसके कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। ये एक प्रकार की मानसिक विकलांगता है। अब हम देखते हैं पटाउ सिंड्रोम, जो कि आनुवंशिक रोग है। पटाउ सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमी, जिसे कहते हैं 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। तो 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? पटाउ सिंड्रोम। इस आनुवंशिक रोग का उपचार गर्भावस्था में भी किया जा सकता है। तो ये वे स्टूडेंट्स आनुवंशिक रोग जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं हर एग्जाम में। अब हम देखते हैं अर्जित रोग, या जिनको कहते हैं उपार्जित रोग। तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होते, वो रोग क्या कहलाते हैं? अर्जित या उपार्जित रोग। ये रोग वातावरणीय कारकों से होते हैं तथा 2 प्रकार के होते हैं। तो अर्जित या उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो इनमें पहला प्रकार है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तेजी से फैलते हैं। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तेजी से फैलते हैं, इनको कहते हैं संक्रामक रोग। इनके उदाहरण हैं हैजा, टीबी, टाइफाइड, चेचक आदि।
और दूसरा है असंक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, अर्थात जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग, जिनमें आते हैं कैंसर, मिर्गी, एलर्जी, लकवा आदि। अब हम देखते हैं रोगों का वर्गीकरण। तो जैविक कारकों के आधार पर रोग निम्न प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? प्रोटोजोआ जनित रोग अर्थात प्रोटोजोआ से संचरित होने वाले रोग, जिनमें पहला है मलेरिया। तो स्टूडेंट्स, मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और इस रोग का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा किया जाता है। तो मलेरिया रोग का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। और मलेरिया से सबसे प्रभावित अंग होता है रुधिर तंत्र। तो मलेरिया के रोगी का सबसे प्रभावित अंग होता है रुधिर तंत्र। और इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है, तो मलेरिया के प्रमुख लक्षण क्या होंगे स्टूडेंट्स? आरबीसी में कमी, तेज आवृत्ति का बुखार। और तो मलेरिया के प्रमुख लक्षण होते हैं आरबीसी में कमी तथा तेज आवृत्ति का बुखार। और इस रोग के उपचार या बचाव है कुनेन या क्लोरोक्विन। तो मलेरिया के अंतर्गत कौन सी औषधियाँ काम में ली जाती हैं उपचार करने के लिए? कुनेन और क्लोरोक्विन। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित दूसरा रोग, जिसका नाम है जियार्डियासिस अतिसार, जिसको हम डायरिया भी कहते हैं। डायरिया जिसका रोग कारक है जियार्डियासिस इंटेस्टाइनिस। तो इस रोग का प्रसार होता है संदूषित भोजन या जल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अतिसार या डायरिया का प्रसार किसके द्वारा होता है? संदूषित भोजन या जल के द्वारा। और इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित अंग होता है मनुष्य की छोटी आंत और पाचन तंत्र। तो सबसे अधिक प्रभावित अंग है पाचन तंत्र। तो अतिसार में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है स्टूडेंट्स? पाचन तंत्र और छोटी आंत। तो डायरिया के प्रमुख लक्षण हैं निर्जलीकरण। तो इस रोग के रोगी के मनुष्य के शरीर में इस रोग के रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा इस रोग का उपचार है स्वच्छ जल व भोजन का सेवन करना। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित तीसरा रोग, जो कि है पायरिया। पायरिया रोग का कारक क्या है स्टूडेंट्स? लिस्मानिया। क्या है? लिस्मानिया। तो इस रोग का प्रसार होता है सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा। किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा। और सबसे अधिक प्रभावित अंग है मसूड़े व दांत। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या होंगे? मसूड़ों से रक्त का स्त्राव होना और दांतों का ढीला होना। तो पायरिया एक दांतों से संबंधित रोग है, जिसके अंतर्गत मसूड़ों में रक्त बहता है और दांतों के दांत ढीले हो जाते हैं। तो इस रोग का उपचार है दांतों की नियमित सफाई करना। तो ये था पायरिया रोग, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग था। अब हम देखते हैं काला आजार। काला आजार भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस रोग का रोग कारक है लिस्मानिया डोनोवानी। तो रोग कारक क्या है स्टूडेंट्स? लिस्मानिया डोनोवानी। इस रोग का प्रसार भी होता है संदूषित भोजन व जल के द्वारा। और सबसे प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा ग्रंथि। तो काला आजार में सबसे अधिक प्रभावित अंग क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लीहा ग्रंथि। और अब हम देखते हैं इसके प्रमुख लक्षण। इस रोग में हाथ पैरों की त्वचा का रंग कांस्य वर्ण हो जाता है और प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। तो किस रोग के अंतर्गत प्लीहा का आकार बढ़ जाता है स्टूडेंट्स? काला आजार के अंतर्गत। और अब हम देखते हैं इसका उपचार। साफ जल व साफ भोजन का सेवन ही इस रोग का उपचार है। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रोटोजोआ जनित रोग।